भाई बैचलर लोग हैं। अच्छा, बैचलर के लिए आरएस है, पीछे वाली सीट है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है कुछ। मेरे को सिटी में ये अप्रोक्सीमेटली 36 to 40 का माइलेज देती है भाई साहब ऑन अ फुल टैंक। एंड हाईवे पे जैसे कि मेरे दोस्त कहते हैं पागल हो जाती है, तो पागल हो जाती है। तो है कि मतलब एकदम ही निहायत ही बेकार है, वो है इसकी हेडलाइट। तो गाइस आज मैं आपके लेके आया हूँ होंडा की CB350 RS। और आज जो ओनर है भाई, मतलब एक तो पहली बात बहुत ही हम्बल नेचर के भाई हैं अपने, हरीश भाई का नाम है। मैं उनको चैनल पे पहले फर्स्ट टाइम आ रहे, पहली बात तो ये होंडा 3B RS भी जो है पहली बार चैनल पे आ रही है, तो बहुत सारी बातें करेंगे भाई से, जानेंगे कि भाई ओवरऑल होंडा एज ए एक्सपीरियंस क्या लेके आती है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं भाई को। सो हरीश भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अरे बस बड़प्पन सर आपका। तो हरीश भाई मेरा सबसे पहला सवाल ये ही क्यों, मतलब होंडा ही क्यों? अगर होंडा भी क्यों तो CB350 है, हाइनेस है, RS ही क्यों? भाई बैचलर लोग हैं। अच्छा, बैचलर के लिए आरएस है, पीछे वाली सीट है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है कुछ। अच्छा। सिंगल आदमी अपना एक, इसलिए आरएस लिए। हाँ, बाकी और एक ऑब्वियसली मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन आरएस लेने का था, वो इसकी लुक्स थे। ओके। तो मेरे को एज अ, जैसे कि मैंने बोला, एज अ इंडिविजुअल आदमी अगर आप फैमिली के लिए नहीं ले रहे हो, तो आई थिंक होंडा की तीनों बाइक्स में से यही सबसे सही लगी मेरे को। तो भाई जैसे एक आपने पहले ये सोच के चल लिया मैंने कि हाँ भाई मेरे को सिंगल रहना तो नहीं है, बट शॉटगन भी है, मीटियोर भी है, क्लासिक भी है, मतलब ऑब्वियसली बिहाइंड द कैमरा मुझे बता कि आप GT भी ओन करते हैं। हाँ तो एक बंदा जिसके पास ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड है, वो रॉयल एनफील्ड से हटके इस पे कैसे आ गया? भाई, उसका तो स्टोरी है एक। बताइए सर। स्टोरी वही है कि मेरा एक फ्रेंड था। अच्छा, तो हमने डिसाइड किया कि एक 350 लेते हैं ओके सेगमेंट में। तो हमारे जो है वो एक फ्रेंड था, तो एक दिन ऐसे ही वो अपनी होंडा लेके आ गया, जो 350 क्लासिक वाली है। हाँ हाँ। तो बस उसको चलाने की देर थी, जैसे ही उसको चलाया तो मैंने कहा कि ना, ये इंजन तो मुझे नहीं मिलेगा रॉयल एनफील्ड में, GT में नहीं मिल पाया जब। अच्छा, तो मतलब ये कोई ऐसा जहर लेके आई है कि भाई की मतलब ये आपको अंदर से तोड़ देती है कि हाँ भाई मेरे को तो यही चलानी है और यही चलानी है? भाई इसमें थोड़ा सा ये है कि मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आपके थोड़ा मेंटालिटी के ऊपर है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा वैसे हो ना कि आपको एकदम रेव हैप्पी इंजन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आपको ये बाइक एक ही बार में पसंद आ जाएगी। अच्छा अच्छा, इसका वो हिसाब किताब है। और मतलब वैसे भी होंडा इज वेरी फेमस फॉर इट्स रिलायबिलिटी एंड एवरीथिंग, तो एक बंदे का कंसर्न भी बन जाता है कि हाँ भाई इतना मेरे लिए पैसा लगाना तो मैं सोच समझ के लगाऊंगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में आप काफी टाइम देखा कि इंजन ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू होंडा, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। बट एनीवेज भाई अब चलते हैं ओवरऑल एक राइडर का एक्सपीरियंस बाइक को लेके। तो आप अपना थोड़ा एक बार ये बता दीजिए कि जैसे भी आपने जब कंपेयर कर रहे थे तो आपको ये तो समझ में आ गई मुझे लेनी है, कुछ इसके अंदर पॉजिटिव्स तो होंगे ना, ये सोच के आपने बना लिया कि मुझे ये लेनी है, इसके अंदर ये पॉजिटिव लगा, वो थोड़ा बता दीजिए। सो पॉजिटिव्स तो डेफिनेटली हैं ऑब्वियसली, एंड आज की डेट में तो और स्पेशली इसके पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं, बिकॉज अब तो रोड पे भी दिखने लगी है। मैंने लिया था तब तो लोग कहते थे क्या उठा लिया तुमने, होंडा की बुलेट ले ली है। एनीवेज, सो पॉजिटिव सबसे बड़ा आपका ये रहा इसका क्लच बहुत ही स्मूथ है। हमारे भाई रिव्यू भी करेंगे जब राइड रिव्यू, तो उनको पता चलेगा। बहुत ही स्मूथ क्लच है, ब्रेकिंग टॉप नॉच। जो मेरी कंप्लेन GT650 से भी और इन जनरल रॉयल एनफील्ड से है, उसकी ब्रेकिंग, इसमें ये बिल्कुल कंप्लेन नहीं है। लाइक एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेकिंग है इसकी विद निसन कैलिपर्स एंड मास्टर सिलेंडर, सो ऑब्वियसली वो हेल्प करता है ओवरऑल। देन इसका राइडिंग पोस्चर पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया था, तो वो तो एक पर्सनल फैक्टर हो गया। एंड ऑब्वियसली सबको पता ही है इंजन इसका रिफाइंड है, वो सब तो मतलब अब कहने की बात नहीं, होंडा के साथ वो सब आता है बेसिकली। और सबसे बड़ी बात है इसका माइलेज। पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है माइलेज का, आई थिंक 350 में इतना माइलेज किसी बाइक ने नहीं दिया है। ओके, अब सर माइलेज बता दो एक बार। मेरे को सिटी में ये अप्रोक्सीमेटली 36 to 40 का माइलेज देती है भाई साहब ऑन अ फुल टैंक। एंड हाईवे पे जैसे कि मेरे दोस्त कहते हैं पागल हो जाती है, तो पागल हो जाती है। तो मतलब रॉयल एनफील्ड ओनर्स यू मस्ट बी स्कैर्ड बिकॉज़ दिस गाय इज पुलिंग अप सम ग्रेट नंबर्स। एनीवेज हरीश भाई, आपने ये तो बता दिया कि मतलब सीट कंफर्ट अच्छा ही है। वो मैंने एक इंजन का, जैसे बिकॉज हम बिहाइंड द कैमरा काफी डिस्कस कर चुके, तो वो मेरे मन में भाई पॉइंट आ ही रहा है। भाई आपने एक बहुत खुल के बताया था कि इसके जो गियर रेशियोज है ना काफी टॉल है। yes. तो मैं वो जानना चाह रहा था कि एक ऐसा पर्सन जिसको वो मतलब थोड़ा इसके बारे में एक मान लो मैकेनिकल नॉलेज इतनी नहीं हो, उसको थोड़ा अगर आप गाइड करना चाहे तो कैसे करेंगे? लाइक व्हाट्स गुड अबाउट दिस एज अ टॉलिंग रेशियो गियर्स एंड व्हाट्स नॉट सो गुड अबाउट दिस टॉलिंग रेशियोज? सो आई थिंक होंडा न्यू दिस कि इन्होंने अगर ये टॉलिंग रेशियो डाला है तो ये प्रॉब्लम करेगा उनके यूजर्स को। तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ये क्लच डाला है, जो कि मतलब आई थिंक लिटरली बहुत लाइट है। मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, इसको यूज करोगे आपको लाइक स्ट्रेन ही नहीं पड़ता है हाथ पे बिल्कुल।
तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो है जब आप स्टॉप एंड गो में जाते हो, लाइक अगर आप कोई भी ब्रेकर चल रहे हो, आप अगर हल्की सी भी स्पीड स्लो कर रहे हो तो आपको गियर गिराना ही पड़ेगा। इस मामले में आई वुड गिव इट टू दी आरीज कि उसमें आप किसी भी गियर पे खींचो वो बाइक खिंच जाती है, लो एंड टॉर्क उनका थोड़ा ठीक रहता है, तो वो खिंच जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आई थिंक वो यही है कि आप स्टॉप एंड गो जब भी कर रहे हो ना तो आपको बहुत गियर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे डाउन शिफ्ट, बहुत सारे अप शिफ्ट करना पड़ेगा। ये आई थिंक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एज अ मैकेनिकल ड्रॉबैक। हम अवेबिलिटी और इन सब की तो बात नहीं कर रहे, बट एज अ मशीन ड्रॉबैक सबसे बड़ा इसका आई थिंक यही है। बट वही है वो ड्रॉबैक, आप जो है वो उसको उतना फील नहीं होता बिकॉज ऑफ द क्लच, एंड वंस ऑब्वियसली आप यूज्ड टू हो जाते हो उसके, तो आपके लिए फिर वो ड्रॉबैक एक तरह से एडवांटेज बन जाता है कि आप सेकंड गियर पे 40 पे भी चला सकते हो, सेकंड गियर पे 20 पे भी चला सकते हो। तो वो हिसाब किताब है इसका। अब हरीश भाई जैसे आपने एक ड्रॉबैक तो गिना ही दिया है, मैं चाहता हूँ आप ड्रॉबैक्स की एक बार लिस्ट खोल ही दीजिए आप कि भैया क्या क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। श्योर, उसके लिए हम थोड़ा सा बाइक के लिए मूव अराउंड कर लें। हाँ आराम से। सबसे पहला ड्रॉबैक है इसका ये, इसका फेंडर। तो ये फेंडर जो है आप देखोगे अगर इधर से तो ये एक्सटेंडेड फेंडर है। अच्छा, कि हाईनेस का मैंने लगा रखा है। अच्छा। इसका आरएस का जो फेंडर है वो इतना बड़ा आता है बस। समझ गया, मतलब आपके लिए वो कीचड़ में चलाने वालाने के लिए बहुत दिक्कत परेशानी है। सेम इशू इसका पीछे भी है, इसका पीछे भी फेंडर नहीं आता है, तो पूरा कीचड़ जो है ऊपर है। तो इसमें भी मैंने यहाँ पे हाईनेस का फेंडर आता है होंडा का, दोनों होंडा के ओरिजिनल पार्ट्स हैं वो लगा रखे हैं। मतलब फिर तो अगर ये चीज वैसी होगी ना कि अगर एक बंदा भगवान की दया से अगर आप कोई बंदा आपके पीछे बैठ भी जाए वो तो बारिश बैठ ही नहीं पाएगा फिर आपके साथ। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होगा ऐसा। अब हमने उसका जुगाड़ कर लिया है कि कोई पीछे बैठ जाएगा तो सही रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। तो सबसे पहले ड्रॉबैक आपका ये है ऑब्वियसली। सेकंड एक ड्रॉबैक है जो मैंने सुना है लोगों से काफी, वो है इसका रस्टिंग इशू। कि पार्ट्स जो है मेटल पार्ट्स हमारे जैसे ये सब जो हो गए वो रस्टिंग काफी लेते हैं, इसका रस्टिंग इशू का प्रॉब्लम है। हाउएवर अभी मुझे ऐसा फेस नहीं किया है, बट मेरे एक दो ओनर्स है जो मैं जिस फ्रेंड की मैंने बात की है उसने भी फेस किया है कि उसका रस्टिंग इशू है इस बाइक में। तो एक ये इशू जो है मुझे लगता है जो एक थोड़ा कंसर्निंग इशू है। बाकी सारी चीजें तो चलो फिक्सेबल है, वो फेंडर आप बदल दोगे, ये बदल दोगे, बट आई थिंक वो है। तीसरा ड्रॉबैक इसका जो कि मुझे लगता है कि मतलब एकदम ही निहायत ही बेकार है, वो है इसकी हेडलाइट। ओहो, ये तो मतलब परेशानी देखिए मेरे लोग। आप हेडलाइट इसकी हाई बीम पे चला लो और चाहे कैसे भी चला लो उसका थ्रो ही नहीं है। तो ये भी खैर रिप्लेसेबल है, मैंने तो कर रखा है रिप्लेस, इसमें ओरिजिनल होंडा की हेडलाइट नहीं है अब। तो एक तो इसका हेडलाइट बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, एंड एक और ड्रॉबैक बोलूंगा मैं कि फिफ्थ गियर जो इसमें दिया है वो इट्स लाइक कि यूजलेस काइंड ऑफ है। हाँ, मतलब क्या स्टोरी क्या है उसकी? स्टोरी है कि आप फोर्थ गियर तक, मैंने इसको हाई, इसकी जो भी टॉप स्पीड है 138 135 जो भी है एग्जैक्टली, तो उस पे मैं लेके गया हूँ इस बाइक को मल्टीपल टाइम्स। और फोर्थ गियर पे ही गया हूँ लेके। यस। तो फिफ्थ गियर इसका जैसी, अगर आप इसका वो देखोगे ना, अगर कभी इसका आपने डाइनो पे मैप देखा तो इसका टॉर्क भी ऐसे ही जाता है, फोर्थ तक ऐसे जाता है, जैसे फिफ्थ डालोगे वो ऐसे नीचे हो जाता है। तो इसका फिफ्थ गियर बेसिकली क्रूजिंग के लिए उन्होंने दिया है, बट आई डोंट थिंक उसका एज कुछ यूज है। हाँ, अगर सिक्स्थ गियर होता तब डेफिनेटली फिफ्थ गियर का बड़ा फायदा होता। यार ये तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, क्योंकि मतलब ये मुझे पता ही नहीं था कि मतलब आई हैव नॉट सीन द डायनो टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंजन, बट बहुत ही ऑड लगा सुनने में कि फिफ्थ गियर है लेकिन काम का भी नहीं है। हाँ, इट्स लाइक कि आप फिफ्थ गियर पे अगर 100 पे चला रहे हो, आप जैसे मान लो फोर्थ गियर पे 100 पे चला रहे हो आराम से, जैसे ही आप फिफ्थ गियर डालोगे आपको डेफिनेटली एक पावर लॉस फील होता है कि अरे ये क्या हो गया। अच्छा, तो यार ये तो मतलब डोंट यू थिंक कि इसमें, बिकॉज इट्स लाइक आई थिंक इट शुड बी अ वेरी ग्रेट फीडबैक फॉर होंडा, कि बिकॉज अभी जैसे आपको याद होगा कि अभी होंडा ने रेबल भी निकाली है, दोनों उसके 500 में भी और 300 में भी, तो अगर उसके अंदर भी ऐसा सिमिलर इंजन निकल के आएगा तो फिर तो सेल्स का तो हिट होने का चांसेस अच्छे खासे हैं। यस, हो सकता है कि उसमें हो, बट आई थिंक हम रेबल को नहीं, क्योंकि होंडा के जो ये वाला इंजन है ना 350 सीरीज इंजन, ये इसका कैरेक्टर बहुत अलग है बाकी इंजन से। जो मैंने जितनी भी होंडाज राइड की हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें जो है वो इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग है। अच्छा, आप कैरेक्टराइजेशन पे आई गए तो मेरे को ये 3 कैरेक्टर्स आप बता दीजिए, होंडा हाइनेस, आरएस और CB350। इन तीनों के एक, जैसे ये तो मुझे पता है कि ट्यूनिंग अलग अलग है, ये तो दैट्स ग्राउंड रियलिटी, बट डिफरेंशिएशन कहाँ आ जाता है कि लाइक हाउ शुड वन डिसाइड कि उसके लिए कौन सी होंडा 350 सीसी के अंदर इज द बेस्ट सुटेबल बाइक फॉर देम? पर्सनली अगर मैं बताऊं एकदम अपना पर्सनल ओपिनियन, तो कंपटीशन हाइनेस और इसमें है। हाइनेस और उसमें, ठीक है। जो क्लासिक है या जो CB350 है जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ लाइक कि मुझे ऐसा लगता है होंडा ने वो बाइक इसलिए निकाला है
ताकि वो लुक दे सके रॉयल इनफील्ड का और लोगों को थोड़ा कैप्टिवेट कर सके, है ना। बट उसको लेने का आई थिंक मेरे ओपिनियन में कि ऐसा कोई बहुत यूसेज है नहीं उसका। मेन कंपटीशन आता है हाइनेस और इसमें, जिसमें डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इफ यू वांट फैमिली और फैमिली ओरिएंटेड बाइक चाहिए तो यू गो फॉर हाइनेस। ओके, इफ यू आर लाइक अ सोलो पर्सन यू कैन गो फॉर आरएस। और ऑब्वियसली इसका इंजन ज़्यादा पंची है। अच्छा, बेटर ये है बेटर इसमें टॉर्क डिलीवरी और वो सब, थ्रॉटल रिस्पांस बेटर है। लाइक लो एंड पे फर्स्ट सेकंड गियर पे आप थ्रॉटल खींचो तो आपको वो पुल फील होता है, समझ गया। वो सब थोड़ा सा डिफरेंस है। बट आप ऑनेस्टली इन दोनों में से कोई भी उठा लोगे ना तो आई वोंट कंप्लेन कि हाँ ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स भी सेम है, चैसी भी शेयर करता है, तो वो सब तो है ही। तो हरीश भाई एक इम्पोर्टेंट सवाल और पूछना था जो काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि इसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ सर्विस वो क्या रहेगा। होंडा का मार्केट में थोड़ा नेगेटिव फीडबैक ऑलरेडी चल रहा है कि इट हैज़ पार्ट्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव साइड। तो एक कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए कि भाई क्या है और क्यों बंदा फिर उतना पैसा खर्च करना, मतलब उसके लिए वो वर्थ इट है या नहीं, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए बस। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ बिल्कुल इस पॉइंट को रख देता हूँ, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन आरी। ओके, एनी 350 आरी से ये महंगी है, उसको मेंटेन करना। ठीक है, बहुत फर्क नहीं है, लाइक आई थिंक 1000 रुपीज़ का फर्क होगा। अगर वो 2500 है तो ये 3500 है, वैसा वाला होगा। बट है जो ग्राउंड रियलिटी है। एंड सेकंड ग्राउंड रियलिटी जो इसकी मार्केट में नाम ख़राब है या जो है वो एक्चुअल में ट्रू है। इसके पार्ट्स लाइक इसके ऑफिशियल सर्विस सेंटर में भी जो है वो आपको भाई टाइम लेते हैं। ओके, तो अगर ये चीज़ को मैं ग्राउंड रियलिटी लेके जाऊँ तो डोंट यू थिंक लाइक एज अ कस्टमर फीडबैक यू कैन गिव इट टू होंडा कि यार आप अगर थोड़े पार्ट्स को रीजनेबल रेट पे लोगे तो आप मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव करा पाओगे। उसके बारे में मतलब आप तो एक जैसे ओनर, ऐसे आप लोगों ने कभी कोई कम्युनिटीज बनाने की कोशिश नहीं की कि थोड़ा हम होंडा को पिच करें कि यार आप थोड़ा पार्ट्स को सस्ता करो तो तभी आप मार्केट में सर्वाइव कराओगे। बिकॉज देयर इज़ वन थिंग टू लॉन्च न्यू बाइक्स इन इंडिया, बट देयर इज़ वन थिंग जो आपकी ओल्ड बाइक्स अगर शेल्फ में ही खड़ी हैं, ज़्यादा सेल नहीं हो पा रही। प्लस होंडा के मतलब एक तो बहुत हम इंपॉर्टेंट बात करना भूल ही गए, ये जो बिग विंग के शोरूम मिल नहीं पा रहे हैं इंडिया में, जब तक ये नहीं खुलेंगे तो मतलब क्या है स्टोरी, क्या है ये बिग विंग, क्या है वो दिक्कत कहाँ आ रही है लोगों को। तो इन्होंने जो डिवीजन कर रखा है इनका होंडा बिग विंग एंड रेड विंग बेसिकली, तो एनीथिंग अबव 200 सीसी वो बिग विंग में बेचते हैं, है ना। तो डेफिनेटली उसकी अवेलेबिलिटी कम है। बट हाँ, पहले अगर आप मुझसे 1 साल पहले मिलते ना तो मैं डेफिनेटली इसको एज अ ड्रॉबैक बोलता। अच्छा, बट नाउ डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट्स है बिग विंग में। दिल्ली में 2-3 बिग विंग्स खुल चुके हैं, आपके गुड़गांव में है ही ऑब्वियसली। एंड आपको लाइक सर्विस अवेलेबिलिटी भी जो है, सर्विस सेंटर्स जो है वो अब बिग विंग के काफ़ी हैं। तो लाइक ऑब्वियसली उतने नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला, आप 1 साल मिलते मुझसे पहले तो मैं आपको ये बहुत बड़ा डील ब्रेकर बोलता। हाँ भाई ये डील ब्रेकर ही है। बट अब उतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, डेफिनेटली है अभी भी बिग विंग की प्रॉब्लम्स हैं। बट जैसे कि अभी होंडा ने जो 10 बाइक्स लॉन्च की हैं, हमें सबको ही पता होगा राइडिंग कम्युनिटी में, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने वो बाइक लोकलाइज्ड करके की है। yes, तो डेफिनेटली उस पे आई थिंक इन्होंने कुछ काम किया है होंडा ने इस एस्पेक्ट पे। तो डेफिनेटली अब लोकलाइज्ड है तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी बेटर रहेगी आई थिंक। एंड कॉस्ट भी जो है वो, जैसे होंडा की बाइक्स यूजुअली एक्सपेंसिव होती हैं थोड़ी लाइक एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशंस, तो उस पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक दे आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट स्ट्रैटेजी, बट ये थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हरीश भाई एक लास्ट सवाल है एंड देन विल रैप दिस अप, और वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप तो बिल्कुल सही तरीके से उसको बता पाएंगे बिकॉज यू आर रॉयल एनफील्ड ओनर एज वेल। मैं एक मार्केट में पर्सन हूँ जिसके पास 2 से 3 लाख रुपए का बजट है। और मैं गया ही हूँ इस पर्पज से कि मेरे को 350 सीसी का इंजन चाहिए। मेरे पास रॉयल एनफील्ड में 3-4 बाइकें हैं, होंडा में भी 3 बाइकें हैं। As a Royal Enfield and a Honda owner, how will you convince that person that if you want to buy, let's say, a bike from Honda, you would get like more, let's say, feedback from the community, better service, better quality of ownership, or would you say कि हाँ भाई Royal Enfield is still better than Honda till this? Because इंटरनेट पे तो इनकी राइवलरी जमाने से चल रही है। इनको पिच कर दिया है जब से इन्होंने ये निकाल लिया 350, तब तो और पिच कर दिया। तो अब ये जो राइवलरी चल रही है, एंड बिकॉज यू नो कि रॉयल एनफील्ड की मार्केटिंग में तो उनको कोई नहीं हरा पा रहा है, तो वो तो एक चीज़ है ही है। बट इफ़ यू एज अ ओनरशिप रिव्यू अगर आप देना चाहिए, आप ऐसा बोलें कि अगर एक सेकेंडरी पर्सन जिसको मैं अपना फीडबैक देना चाहूँ, हाउ वुड यू पिच कि ओके दिस पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ पे 350 सीसी में होंडा कैन परफॉर्म बेटर देन आरी? सो आई वुड से फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए हैं तो आपको 3 लाख तक जाने तक नहीं है, 2.5 पे ही रुक जाओ। 2.5 में आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंडली इज़ कि आप जो
होंडा की तरफ जाओगे अगर, तो आप जो है ना सबसे पहले तो डेफिनेटली इंजन कंसिडर करोगे, हाँ जी, है ना, हाँ जी। 350 का। तो मेरे ओपिनियन में, पर्सनल ओपिनियन में, क्योंकि एज आपने कहा कि मैं रॉयल इनफील्ड भी करता हूँ, तो 350 सेगमेंट में आई थिंक ऐसा इंजन किसी बाइक का नहीं है। यू कैन ब्रिंग जावा, यू कैन ब्रिंग आरी, यू कैन ब्रिंग ESD और जो भी मतलब जितने भी मार्केट में हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो उसमें 350 में ऐसा इंजन किसी का नहीं है। इवन आई रोड द न्यू KTM 350 सीरीज ऑल्सो, नॉट दैट ऑल्सो, दो दे हैव मोर पावर एंड एवरीथिंग, KTM है ऑब्वियसली वो, बट उसका इंजन भी ऐसा नहीं है। सो आई वुड फर्स्ट पॉइंट जो मेरे लिए होगा, अगर मैं किसी को बताऊंगा, तो वो डेफिनेटली इंजन होगा, जो कि आई थिंक ऑब्वियसली सबको पता ही है कि होंडा का इंजन है, बट एक्चुअली में आप होंडा जब चलाते हो ना, तो आपको पता चलता है वो होंडा का इंजन है क्या एक्चुअली। अच्छा। तो सबसे पहले डेफिनेटली बेस्ट 350 है मेरे हिसाब से, एज अ पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज एंड सेकेंड ऑप्शन अगर आपको मैं बताऊंगा, तो प्राइस वर्सेस आपको क्या मिल रहा है, ये बहुत ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है मेरे हिसाब से। लाइक आपको अभी जो 2025 वाला हंटर लॉन्च हुआ है फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस बाइक को काफ़ी हंटर से कंपेयर किया जाता है, सो उसको ही कंपैरिजन ले लेते हैं। उसमें अब जाके जो उसका टॉप वेरिएंट है, मेट्रो डैपर एडिशन कहते हैं शायद उसको, उसमें स्लीपर क्लच है, हाँ, ठीक है, बाकी उसके लोअर वाले में अभी भी नहीं है। यस। सो इसके कोई भी मॉडल उठा लो आप, बेस या टॉप, दोनों में ही स्लीपर क्लच है, दोनों में डुअल चैनल ABS है, जो कि मिसिंग है आज भी कंपटीशन में। डुअल चैनल ABS दोनों में। पर्सनली जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट रखा था, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, विच इज जो हमारी आरी है वो उसके लिए थोड़ा बदनाम है कि भाई ब्रेकिंग गाड़ी रुकती नहीं है। तो आई थिंक विल पुट दोज पॉइंट्स एंड आपको अब करंट मार्केट में, पहले तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था ये ऑब्वियसली, बट अब करंट मार्केट में विद द न्यू GST रूल्स आपको ये 220 में इसका टॉप वेरिएंट मिल जाएगा। ये तो बहुत मतलब, सो आई थिंक अब प्राइस उतना फर्क वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा, वैल्यू फॉर मनी। हाँ, आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। अब 220 में आपको वो ब्लूटूथ वगैरह भी मिल जाएगा, तो आई थिंक आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, समझ गया। तो हरीश भाई, थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल। मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल अभी यहाँ पे दिखा भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में टैग जरूर करने वाला हूँ। हरीश भाई GT भी चलाते हैं, हरीश भाई बहुत बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। प्लीज़ हरीश भाई को सपोर्ट करो, फुटबॉल में वो देश का नाम रोशन करें। हमको वैसे भी बहुत सारे फुटबॉलर चाहिए। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों में, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस।